Audio Jungle. नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के कुछ बिल्कुल बेसिक लेकिन बहुत ही रोमांचक पहलुओं को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के वे कौन से संसाधन हैं जो हमारे हर दिन के जीवन को चलाते हैं और कैसे हम इंसान इस पूरे इकोसिस्टम पर अपना असर डाल रहे हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अलग अलग जगहें, अलग अलग जीवन का क्या अर्थ है। फिर हम पृथ्वी के प्रमुख संसाधनों को समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र पर मानवीय प्रभाव की, और अंत में देखेंगे कि हम अपने ग्रह के भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं। अलग अलग जगहें, अलग अलग जीवन। अब जरा इन दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियों की कल्पना कीजिए। एक तरफ तंजानिया में मांबा का परिवार है। उनका पूरा दिन मीलों दूर से पानी लाने और खेती के लिए पथरीली जमीन पर कठोर संघर्ष करने में ही निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड में पीटर का जीवन देखिए, जहां वो एक शानदार हाईटेक वैज्ञानिक भेड़ फार्म चलाता है। जमीन आसमान का फर्क है ना? और ये भारी अंतर सिर्फ इस बात से तय होता है कि उन दोनों के पास उपलब्ध संसाधनों की गुणवत्ता कैसी है। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम पृथ्वी के इन्हीं प्रमुख संसाधनों को करीब से जानेंगे। क्या आपको पता है कि भूमि हमारी पूरी पृथ्वी की सतह का केवल 30% हिस्सा ही कवर करती है? जी हां, सिर्फ 30%। और उससे भी बड़ी बात तो यह है कि इस 30% का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां इंसान रह ही नहीं सकता। और इसी से जुड़ा एक और चौंकाने वाला आंकड़ा है। दुनिया की 90% आबादी उस उपलब्ध भूमि के केवल एक बहुत ही छोटे हिस्से पर सिमटी हुई है। बाकी के 70% हिस्से में या तो कोई रहता ही नहीं है या बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां की जलवायु बहुत कठोर होती है या जमीन बेहद ऊबड़-खाबड़ होती है, जो उसे रहने लायक नहीं छोड़ती। यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, जिसे हम भूमि उपयोग या लैंड यूज कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम किसी जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए कर रहे हैं। क्या हम वहां खेती कर रहे हैं, जंगल लगा रहे हैं, खनन कर रहे हैं या इमारतें बना रहे हैं। और ये तय कैसे होता है? ये मुख्य रूप से वहां की मिट्टी और हमारे पास मौजूद तकनीक पर निर्भर करता है। अगर हम दुनिया के अलग अलग देशों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह भूमि उपयोग हर जगह बिल्कुल अलग दिखता है। उदाहरण के लिए भारत अपनी जमीन का 57% हिस्सा सिर्फ फसलों के लिए समर्पित करता है। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो वे अपनी जमीन का भारी उपयोग चरागाहों के लिए करते हैं। और जापान जैसे देश में भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी से परे एक और चीज होती है जिसे साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। ये किसी एक इंसान की जमीन नहीं होती, बल्कि पूरे समुदाय की होती है। जैसे गांव के चारागाह या जंगल, जहां से लोग अपने जानवरों के लिए चारा या जड़ी बूटियां इकट्ठा करते हैं। देखा जाए तो ये सामुदायिक क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करते हैं। चलिए अब जमीन की बात छोड़कर थोड़ा पानी की तरफ चलते हैं। पानी तो पृथ्वी पर हमेशा से रिसाइकल होता रहता है, लेकिन जरा इस छलांग को देखिए। 1975 से लेकर साल 2000 तक इंसानों द्वारा पानी की खपत जिस तेजी से बढ़ी है वो सच में हैरान करने वाली है। ये स्पष्ट दिखाता है कि हमारे इस सबसे अनमोल संसाधन पर दबाव किस कदर बढ़ता जा रहा है। अब ये भूमि, जल और वायु, ये सभी संसाधन आखिर मिलते कहाँ हैं? ये सब आकर मिलते हैं जीव मंडल यानी बायोस्फीयर में। ये वो बहुत ही खास और संकीर्ण जगह है जहां ये तीनों चीजें आपस में जुड़ती हैं। और सच कहूं तो इसी अद्भुत मेल की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन का पनपना संभव हो पाता है। और इसी जीव मंडल के अंदर मौजूद होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। इसे एक ऐसे जाल की तरह सोचिए जहां पेड़ पौधे, जानवर और हमारी भौतिक पृथ्वी सब जीवित रहने के लिए पूरी तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ये एक बेहद नाजुक संतुलन है जिसमें सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने 30 भाग पर, पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय प्रभाव। चलिए देखते हैं कि हम इंसान इस नाजुक संतुलन के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे जैसे इंसानों की जरूरतें बढ़ती हैं, हम लगातार खुले और शांत ग्रामीण इलाकों को घने कंक्रीट के शहरों में बदलते जा रहे हैं। ये केवल बाहर से दिखने वाला बदलाव नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है।
अब इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत होती है बढ़ती जनसंख्या से। ज्यादा लोगों का मतलब है ज्यादा घर और ज्यादा खाना। इसके दबाव में हम कृषि और निर्माण कार्य का तेजी से विस्तार करते हैं, और इस सब का अंतिम नतीजा क्या होता है? गंभीर भूमि क्षरण और वनों की अंधाधुंध कटाई। और ये पर्यावरणीय गिरावट आगे चलकर हमारे लिए सीधा खतरा बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब पहाड़ी इलाकों में पेड़ों को काटा जाता है और भारी निर्माण किया जाता है, तो वहां की प्राकृतिक संरचनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसके कारण भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जो जीवन और संपत्ति दोनों को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए जब हम विशाल जंगलों को रातों रात साफ कर देते हैं, तो हम उस प्राकृतिक वनस्पति को छीन लेते हैं जो पूरे इकोसिस्टम को बांध कर रखती है। पेड़ों के बिना न केवल मिट्टी कटने लगती है, बल्कि अनगिनत प्रजातियों के प्राकृतिक आवास भी हमेशा के लिए उजड़ जाते हैं। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग में आ गए हैं, हमारे ग्रह के भविष्य की रक्षा। हम इसे कैसे बचा सकते हैं? भूमि के लगातार हो रहे क्षरण को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाना नितांत आवश्यक है, जैसे कि नए जंगल लगाना, खराब हो चुकी जमीन को फिर से सुधारना, रासायनिक कीटनाशकों का बहुत ही जिम्मेदारी से उपयोग करना और पशुओं की चराई को सही तरीके से मैनेज करना। पर्यावरण को बचाने के लिए ये सभी उपाय बेहद शक्तिशाली हैं। प्रकृति में एक सुरक्षित संतुलन बनाए रखने के लिए इंसानी दखलंदाजी को सीमित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं। ये सुरक्षित इलाके इस बात की गारंटी हैं कि लुप्तप्राय वनस्पतियां और जीव-जंतु हमारे भविष्य के लिए सुरक्षित रहेंगे। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ हम इसे खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज हमने जिन भी कारकों के बारे में बात की, उनके आधार पर अगले 20 सालों में आपके अपने आस पड़ोस का भूमि उपयोग कैसा दिखने वाला है? क्या वहां हरियाली बचेगी या शहरीकरण सब कुछ बदल देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।